तो अभी हम लोग बात करेंगे एंजाइम्स की करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर। करैक्टरिस्टिक्स को उर्दू में बोल दें कि एंजाइम्स की खसूसियात। तो एंजाइम्स की खसूसियात में पहला पॉइंट है कि एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। मतलब ये है कि एंजाइम्स जो हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। और एक चीज आपने याद रखनी है कि जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं वो अमीनो एसिड से मिलकर बनती हैं। तो चूंकि एंजाइम्स भी प्रोटीन्स हैं लिहाजा एंजाइम्स भी अमीनो एसिड से मिलकर बनेंगे। तो अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? वो वो फोल्डेड होते हैं 3D स्ट्रक्चर में और ग्लोबुलर प्रोटीन्स बनाते हैं और उन ग्लोबुलर प्रोटीन्स को एंजाइम्स कहते हैं। कुछ एंजाइम्स जो होते हैं उनकी नेचर आरएनए की तरह की होती है लिहाजा उनको राइबो एंजाइम्स कहते हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 है कि एंजाइम्स जो है इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब ये है कि एंजाइम जो रेट ऑफ रिएक्शंस है, जो कोई भी केमिकल रिएक्शंस है उसको तेज कर देते हैं। तो रिएक्शन जो है वो एंजाइम्स के बगैर शुरू हो सकता है, यानी कोई भी रिएक्शन एंजाइम के बगैर शुरू हो सकता है लेकिन वो इतना स्लो होगा कि उसको कंप्लीट होते हुए महीने लग सकते हैं और साल लग सकते हैं। अब एंजाइम्स क्या करते हैं? एंजाइम्स जो केमिकल रिएक्शन है, बायोकेमिकल रिएक्शन है, उसको स्पीड अप करते हैं मिलियन टाइम्स, यानी मिलियन टाइम लाखों गुना उसको तेज कर देते हैं। और नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन वो रिएक्शन जो एंजाइम्स के बगैर हो रहा है, वो रिएक्शन जो एंजाइम्स के साथ होता है वो लाखों गुना तेज होगा एज कंपेयर टू उस रिएक्शन के जो एंजाइम्स के बगैर हो रहा है। इसके अलावा एंजाइम्स ना सिर्फ केमिकल रिएक्शन को तेज करते हैं, इसको जानना आपके लिए बड़ा जरूरी है कि एंजाइम्स जो है वो सिर्फ केमिकल रिएक्शन को तेज करते हैं, ये केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते। फिर दूसरे नंबर पे पॉइंट है एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। तो एंजाइम्स का जब स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो कोई भी जब रिएक्शन होता है उसके दौरान एंजाइम अपने शेप को थोड़ा सा बदलता है और केमिकल रिएक्शंस को रन अप करता है, यानी केमिकल रिएक्शंस को चलाता है। अब इसको थोड़ा सा फिगर से थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो ये आपके सामने एक एंजाइम दिया हुआ है और ये जो इसका स्ट्रक्चर है इसको एंजाइम की बोलते हैं एक्टिव साइट। कोई भी जो सबस्ट्रेट होती है वो एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ अटैच होती है, जो एंजाइम का छोटा सा पोर्शन होता है। जब ये सबस्ट्रेट आगे एक्टिव साइट के साथ अटैच होती है तो एक्टिव साइट में स्लाइड सा चेंज आता है, थोड़ा सा चेंज आता है और ये एक्टिव साइट क्या करती है? इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल देती है और फिर जो शेप होती है एक्टिव साइट की वो थोड़ी सी तब्दीली के बाद दोबारा रिस्टोर हो जाती है। तो इस पॉइंट में जो पॉइंट नंबर 3 है हमारा, इसमें क्या लिखा हुआ है? एंजाइम्स जो है मिसगाइडली चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन। जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में देखा था कि जब रिएक्शन होता है एंजाइम थोड़ा सा चेंज होता है और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलने के बाद ये अपनी एक्चुअल शेप में वापस आ जाता है। तो क्या लिखा हुआ है? दे रिमेन अनचेंज एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। और रिएक्शन के एंड में ये अपनी शक्ल को दोबारा रिस्टोर कर लेता है और चेंज नहीं होता। सो दे कैन बी यूज रिपीटेडली, और इस तरह ये दोबारा भी किसी रिएक्शन में यूज हो जाता है। तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंजाइम की जो है वो क्या करती है? सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील करती है। अच्छा, इस स्ट्रक्चर पे जरा गौर करें कि ये चाबी है और ये ताला है। हर ताले के लिए खास चाबी होती है। इसी तरह आप लोगों ने याद रखना है कि हर एंजाइम के लिए खास किस्म का सबस्ट्रेट होता है। वो खास किस्म का सबस्ट्रेट एक खास किस्म के एंजाइम के साथ ही आकर अटैच होता है और वो एंजाइम फिर उसको प्रोडक्ट में बदल देता है। तो हर सबस्ट्रेट के लिए खास एंजाइम होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो चौथा पॉइंट है हमारा एंजाइम्स आर स्पेसिफिक। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक का मतलब है कि ये सिर्फ एक ही किस्म के रिएक्शन को कैटालाइज कर सकते हैं, यानी हर सबस्ट्रेट के लिए एक सेपरेट एंजाइम होता है। मिसाल के तौर पे एक एंजाइम है इमाइलेज, ये सिर्फ और सिर्फ स्टार्च पे अमल करेगा, प्रोटीन और फैट पे अमल नहीं करेगा। अच्छा, कुछ देर पहले मैंने बताया था कि एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे हैं जिसमें नॉन प्रोटीन कंपोनेंट भी होता है और उस नॉन प्रोटीन कंपोनेंट को कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर ब्रिज के तौर पे काम करता है प्रोटीन पार्ट के अंदर, एंजाइम के प्रोटीन पार्ट के अंदर, और सबस्ट्रेट के लिए ये ब्रिज के तौर पे काम करता है। और ये क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है एंजाइम को। तो 3 तरह के जो है
वो को फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम के साथ जुड़े होते हैं। एक एक्टिवेटर होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं और को एंजाइम होते हैं। इनको सेपरेटली वन बाय वन जो है वो देख लेते हैं। अच्छा, को फैक्टर्स जो होते हैं वो डिटैचेबल हो सकते हैं। डिटैचेबल का मतलब है कि वो एंजाइम से अलहदा भी हो सकते हैं और वो मजबूती से भी जुड़े हो सकते हैं। तो जो डिटैचेबल को फैक्टर्स हैं उनमें एक एक्टिवेटर्स हैं और दूसरे को एंजाइम है। तो एक्टिवेटर भी डिटैचेबल होते हैं, को एंजाइम भी डिटैचेबल होते हैं। तो इनमें फर्क क्या है? इनमें फर्क ये है कि एक्टिवेटर इनऑर्गेनिक होते हैं और को एंजाइम जो है वो ऑर्गेनिक होते हैं। यानी एक्टिवेटर और को एंजाइम दोनों डिटैचेबल हैं। फर्क ये है कि एक्टिवेटर जो है वो इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं और को एंजाइम जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। फिर इनकी एग्जांपल्स दी हुई हैं, जिंक, आयरन, कॉपर। ये इनऑर्गेनिक को फैक्टर है जो डिटैचेबल है। और ऑर्गेनिक को फैक्टर कौन से? इनकी एग्जांपल्स दी हुई है, NAD, निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, कोएंजाइम ए, विटामिन ए और सी। ये जो है ये डिटैचेबल जो है वो को फैक्टर है। इनमें से एक्टिवेटर इनऑर्गेनिक है और कोएंजाइम जो है वो ऑर्गेनिक है। तो अगर को फैक्टर मजबूती के साथ जुड़ा हो, टाइटली जुड़ा हो, परमानेंट जुड़ा हो, तो इसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो और वो एज अ को फैक्टर जुड़ा हो और मजबूती के साथ जुड़ा हो तो इसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। इनमें फ्लेवन, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है जिसको FAD कहते हैं और हीम ग्रुप शामिल है। तो ये तीन तरह के को फैक्टर्स होते हैं जो नॉन प्रोटीन पार्ट्स होते हैं और एंजाइम के साथ जुड़े होते हैं और एंजाइम को उसका काम करने में हेल्प आउट करते हैं, उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जी, तो सेल के अंदर जो है वो एंजाइम्स की सिंथेसिस को सेल के अंदर वो बढ़ाया भी जा सकता है और कम भी किया जा सकता है रिक्वायरमेंट के मुताबिक। कहने का मतलब है कि अगर एंजाइम की जरूरत हो तो एंजाइम बनना ज्यादा हो जाते हैं, अगर एंजाइम की जरूरत ना हो तो एंजाइम की प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो वो चीज जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देगी वो इनहिबिटर है और वो जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देगी वो एक्टिवेटर है। तो इनहिबिटर एंजाइम एक्टिविटी को कम कर देते हैं और एक्टिवेटर इसको तेज कर देते हैं। डिपेंड करता है कि एंजाइम की जरूरत है या नहीं। अगर एंजाइम की जरूरत नहीं है तो इनहिबिटर एंजाइम्स की एक्टिविटी को कम कर देंगे और अगर एंजाइम की जरूरत है तो एक्टिवेटर एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देंगे। जी, तो एंजाइम जो है मेटाबॉलिक पाथवे भी बनाते हैं। मिसाल के तौर पे एंजाइम जो है वो इकट्ठे मिलके काम करते हैं। जैसे आपको ये एंजाइम्स नजर आ रहे हैं, ये एंजाइम 1 है, ये एंजाइम 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है जी, तो ये इकट्ठे मिलके काम करते हैं, इसको मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि सबस्ट्रेट आके एक एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ अटैच होता है, ये एक्टिव साइट इसको प्रोडक्ट में बदलती है। ये जो पहले एंजाइम की प्रोडक्ट है ये दूसरे एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट के तौर पे काम करती है और ये दूसरे एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ अटैच होती है और ये इसको दोबारा प्रोडक्ट में बदलता है। इस तरह होते 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 ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाती है। तो ये वाला जो पाथवे है ना, इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। इसमें एंजाइम जो है वो एक सीक्वेंस के साथ काम करते हैं। नेक्स्ट ही लास्ट है एक्टिवेशन एनर्जी। तो कोई भी जो रिएक्शन है, अब एंजाइम करते क्या है, वो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलते हैं। तो कोई भी रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में बदलता है तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए एक खास एनर्जी चाहिए होती है। उस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अब एंजाइम्स क्या करते हैं? जब एंजाइम्स आते हैं तो ये क्या करते हैं, ये फर्ज करें ये रिएक्टेंट है और इसको प्रोडक्ट में बदलने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए और इस एनर्जी तक पहुंचने के बाद ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेंगे। अब जब एंजाइम्स आ जाएंगे तो एंजाइम्स क्या करेंगे, इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देंगे। जब एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देंगे तो रिएक्टेंट इजीली प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएगी बहुत कम एनर्जी को यूज करते हुए। तो एंजाइम्स क्या करेंगे, रिएक्शन को फास्ट कैसे करेंगे, इनफैक्ट ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देंगे। जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो रिएक्टेंट इजीली प्रोडक्ट में बदल जाएंगे। इस तरह एंजाइम जो बायोकेमिकल रिएक्शन है उसको स्पीड अप कर देंगे। अब एंजाइम जैसा करते कैसे हैं ये देखते हैं। तो एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे कम करेंगे, ये शेप बदल देंगे, सबस्ट्रेट की शेप को चेंज करके और दूसरे अलावा इसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को चेंज करके
एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेंगे, और जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा। तो जैसे हमने पढ़ा है कि एंजाइम जो है, जो एंजाइम की मौजूदगी में रिएक्शन होता है वो मिलियन टाइम फास्टर होता है, यानी बहुत तेज होता है एज कम्पेयर टू उस रिएक्शन के जो एंजाइम के बगैर हो रहा है। एंजाइम के बगैर वाला जो रिएक्शन है इसको बहुत ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, एंजाइम उस एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं, नीचे कर देते हैं, और एंजाइम रिएक्शन जो है उसको स्पीड अप या फास्ट कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। ये हमारा इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर है।